लंच टाइम में सबसे पहले आज बात देश के गौरव की। भारतीय नौसेना का नया शूरवीर आईएनएस वागीर अब से थोड़ी ही देर पहले नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने खुद आईएनएस वागीर को कमीशन किया। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस आईएनएस वागीर हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं का नया सिकंदर है। इसके शामिल होने के साथ नौसेना की ताकत में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा और भी पुख्ता हुई है। समंदर का साइलेंट किलर, लहरों पर जंग के मैदान का गेम चेंजर, हिंदुस्तान की समुद्री सीमा का सबसे बड़ा प्रहरी, आधुनिक तकनीक की मिसाल, ताकत में बेमिसाल, भारतीय नौसेना का नया सिपहसालार आईएनएस वागीर। गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले भारतीय नौसेना ने देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जिस पर पूरे देश को अभिमान है। आईएनएस वागीर अब नौसेना की नई ताकत है। It's an honor and privilege for me to be here today, as today one more sentinel of the deep seas proudly breaks out the new naval ensign, signaling its readiness to go into harm's way in the service of our great nation. The Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. पराक्रम दिवस के मौके पर हिंद के शूरवीर आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया। मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में तैयार हुए इस सबमरीन के कमीशनिंग के साथ ही नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हो गई है। खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस आईएनएस वागीर दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वारफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। आईएनएस वागीर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखता है। ये सबमरीन इंडियन नेवी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। स्टेल्थ सबमरीन है, प्लस एकदम साइलेंट सबमरीन है। इसके पास अच्छे एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, जैसे टॉर्पेडोज, मिसाइल्स एंड एडवांस वर्जन ऑफ माइंस हैं। और इसके पास जो कॉम्बैट सिस्टम है, जो माइंस, टॉर्पेडो और मिसाइल्स को फायर करने वाला एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है इसमें। समुद्र की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल हुई ये 5वीं पनडुब्बी है। 4 पनडुब्बियां पहले से ही समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की था लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भाप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बगैर दुश्मन पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वागीर की यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कलवरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कलवरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है, ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी यही खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनाने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षणों से गुजरना पड़ा।
समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आईएनएस वागीर 5वीं पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में कमीशन हुई है। इससे पहले 4 पनडुब्बियां नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है, जबकि छठी आईएनएस वागशीर के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास की 6 अटैक सबमरीन हो जाएंगे। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। आखिर प्रोजेक्ट 75 है क्या, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। समंदर में लगातार बढ़ रही हिंदुस्तान की ताकत, कामयाबी की इबारत लिख रहा आत्मनिर्भर भारत। हिंद महासागर में पड़ोसी देशों की मौजूदगी को देखते हुए भारत भी अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। आईएनएस वागीर भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो ये समंदर में दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का बिना देर मुंहतोड़ जवाब देने का प्रोजेक्ट है। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के मकसद से 1997 में प्रोजेक्ट 75 की नींव पड़ी। रक्षा मंत्रालय ने इसके तहत सबमरीन खरीदने की योजना को मंजूरी दी। अगले साल यानी 1998 में भारत ने फ्रांसीसी कंपनी DCNS से 4 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन खरीद के लिए सौदे की शुरुआत की। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए 30 साल का लक्ष्य करके प्रोजेक्ट 75 को औपचारिक आकार दिया। इसके तहत 2030 के आखिर तक 24 परंपरागत पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य है। बाद में प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में ही पनडुब्बियों के निर्माण की योजना शुरू की गई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाले 6 परंपरागत स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन का लक्ष्य रखा गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत 18 परंपरागत और बाकी 6 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के साथ आईएनएस वागीर का नाम सबसे पहले 1973 में जुड़ा था। पहली आईएनएस वागीर पनडुब्बी 1 नवंबर 1973 में नौसेना का हिस्सा बनी थी। करीब 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद पहली आईएनएस वागीर 7 जनवरी 2001 में रिटायर हो गई। इसके बाद 12 नवंबर 2020 को आईएनएस वागीर नए अवतार में दुनिया के सामने आई। ये 5वीं सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास P75 प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जहाँ की हमने फ्रेंचीज से टेक्नोलॉजी सीखी है कि एक सबमरीन कैसे बनाते हैं। 6 सबमरीन्स का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से हमने 2 सबमरीन्स बनाने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को फ्रांस ने हेल्प की थी। उसके बाद जो तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बोट्स है वो कम्प्लीटली इंडिजिनसली बन रही है, मतलब उस पर कोई फ्रेंच सपोर्ट है नहीं हमारे पास। ये पूरी तरह मझगांव डॉक शिप बिल्डर बना रहा है। तो दिस ये बताता है किस तरह हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग। दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। 4 सबमरीन आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर 2017 में नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस खंडेरी 28 सितंबर 2019 को नौसेना के बेड़े में शामिल की गई। आईएनएस करंज को 10 मार्च 2021 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और आईएनएस वेला की कमीशनिंग 25 नवंबर 2021 को की गई। अगर भारतीय नौसेना के पॉइंट आप देखते हैं तो उसमें हमेशा आप नोटिस किए होंगे क्रेडिबल, कोहेसिव, कॉम्बैट रेडी, फ्यूचर प्रूफ। हमारे पुराने सबमरीन्स भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ही थे उनके समय के लिए, और जैसे ही समय बदलता गया उनको अपग्रेड भी किया गया। ऐसे नहीं है कि हमारे पुराने सबमरीन हमसे कम लीथल हैं, सारे सबमरीन सिमिलरली लीथल है। जस्ट सो दैट स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन नए बन रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि उनमें नए टेक्नोलॉजी आ जाए। छठी और आखिरी पनडुब्बी का टेस्ट और ट्रायल चल रहा है। इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में छठी सबमरीन भी कमीशन हो जाएगी। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सबमरीन के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद अब बात करते हैं भारत फ्रांस के युद्धाभ्यास की। भारत फ्रांस की नौसेना ने इस साल भी संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इसे वरुण के नाम से जाना जाता है, जो हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार के युद्धाभ्यास की खासियत रही फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल। क्या है इसकी खूबियां, समझिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर की हैं, जो कि एटमी ताकत से लैस है। इसी को फ्रांस ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास वरुण के 21वें संस्करण में उतारा है। इस बार इसे 16 जनवरी से 20 जनवरी तक किया गया। फ्रांस के जिस एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कई खूबियों से लैस है। खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से राफेल जैसे आधुनिक विमानों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इस समय चार्ल्स डी गॉल पर 20 रफाल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 30 तक जहाज भी ऑन बोर्ड रखे जा सकते हैं। और सिर्फ रफाल ही नहीं, इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर्स, सर्विलेंस के लिए और जहाज, रिलीफ रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर्स, ये भी हमेशा ऑन बोर्ड रहते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना भी अपनी फाइटिंग फ्लीट को बढ़ाना चाहता है और मिग 29 के बाद वो कम से कम 26 और फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहता है। रेस इस वक्त रफाल मरीन में है और बोइंग के सुपर हॉर्नेट में। देखना होगा कि भारतीय वायुसेना इन दोनों में से किस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। ये एयरक्राफ्ट के लिहाज से इसे कई मायनों में अलग बनाता है। जैसे इस एयरक्राफ्ट के जरिए टेक ऑफ और लैंडिंग, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो पिछले साल अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया। भारत के पास अब 2 विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। लेकिन फ्रांस का ये एयरक्राफ्ट किस तरह काम करता है, जरा ये भी समझिए। चार्ल्स डी गॉल का जो फ्लाइट डेक है ये 264 मीटर लंबा है और जो इसका रनवे है वो 75 मीटर लंबा है। लेकिन इसकी जो खास बात है, इस किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर को कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इस पे कैटोपल्ट सिस्टम होता है जिससे हवाई जहाज लॉन्च किए जाते हैं। वो सिस्टम यहां से जो है, यहाँ पे ये इलाका होता है जहां से वो कैटapult से जो है हवाई जहाज को पावर मिलती है और वो जो हवाई जहाज है सिर्फ 3 सेकंड में पूरी तरह से टेक ऑफ कर जाता है। तो ये बहुत खास बात है। 3 सेकंड में जो है जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। स्टोबार में थोड़ा और समय लगता है और क्योंकि 2 कैटapult सिस्टम्स लगे हुए हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि 2 एयरक्राफ्ट एक साथ उड़ान भर सकते हैं। और ये छोटा सा कैबिन है जहां से जो कैटapult सिस्टम है उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। 2 लोग यहां बैठे होते हैं और जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस फ्लाइट डेक के नीचे है। और एक टेक ऑफ और दूसरे टेक ऑफ के बीच जो इंटरवल है वो सिर्फ 30 सेकंड होता है। तो ये खास बात है इस कैटोबार सिस्टम की जो चार्ल्स डी गॉल इस्तेमाल करता है। भारतीय वायुसेना दोनों अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे, चाहे वो विक्रमादित्य हो या विक्रांत हो, उसमें स्टोबार सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना चाहती थी कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बने तो उसमें कैटोबार सिस्टम हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तीसरे के लिए भी स्टोबार सिस्टम ही लगाया जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट होती है कैटोबार की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चार्ल्स डी गॉल एंटी सबमरीन क्षमताओं से भी लैस है, जिसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ जंग लड़ने की खूबी नहीं रखता, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। किसी भी युद्धपोत के लिए एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि ऐसी क्षमता होनी चाहिए शिप पर जिससे सबमरीन्स को निशाना बनाया जा सके और जो
एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पे ये खास NH-90 कैमो हेलीकॉप्टर है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में स्पेशलाइज करता है। और इसका एक और खास बात है कि इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। 20 से 25 लोगों की इसकी कैपेसिटी है। तो अगर किसी को जहाज पे लाना है या यहाँ से कहीं और ले जाना है तो इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा सकता है। और 3 टन की इसकी क्षमता है सामान लाने की। तो कोई भी जरूरी सामान जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे लाना होता है जल्दी में, उस समय ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है। इस युद्धाभ्यास में सिर्फ जंगी तैयारियों को ही नहीं परखा गया है या उसे मजबूती नहीं दी गई, बल्कि रेस्क्यू जैसे अहम मुहिम की जरूरतों के लिहाज से भी हथियार नजर आए। एयरक्राफ्ट कैरियर पे सिर्फ फाइटर जहाज नहीं होते, लेकिन और भी काफी महत्वपूर्ण जहाज होते हैं। और रेस्क्यू मिशंस जो हैं उसके लिए खास हेलीकॉप्टर है डाफो। इस तरह का हेलीकॉप्टर जो है खास स्पेसिफिकेशंस होती हैं इसकी, और ये रेस्क्यू और रिलीफ मिशन के लिए बना हुआ है। और इसमें डीप सी डाइवर्स को ये अकोमोडेट कर सकता है। और अगर कोई त्रासदी होती है और जरूरत होती है तो बहुत ही जल्दी इस हेलीकॉप्टर को जो है ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है। इस वक्त ऐसे 2 हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड हैं, और जो हाल ही में भारत और फ्रांस की नेवी के बीच वरुणा एक्सरसाइज हुई थी, उसमें रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी एक अभिन्न हिस्सा था। इतनी खूबियों के साथ ये भी समझना जरूरी है कि जंग की सूरत में आखिर इन एयरक्राफ्ट कैरियर को कमांड किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए आपको समझना होगा इसके नर्व सिस्टम, यानी उस कमांड सेंटर को जहां से ये ऑपरेट होते हैं। हम इस समय नेविगेशन ब्रिज पे हैं। ये बहुत ही खास जगह है। यहाँ से जितनी एक्टिविटीज हैं वो यहीं से कंट्रोल होती हैं। और ये नेविगेशन ब्रिज में ये सीट है कमांडर की, और यहाँ से बहुत साफ क्लियर एक व्यू होता है फ्लाइट डेक का भी कि क्या एक्टिविटीज हैं। और यहीं से जो है स्पीड भी कंट्रोल की जाती है बोट की। वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक ऑप्टिमम स्पीड चाहिए होती है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक नर्व सेंटर है एयरक्राफ्ट कैरियर का, जहां से सारी गतिविधियां कंट्रोल हो सकती हैं। 1993 से हर साल दोनों देशों की नौसेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करती आ रही हैं। 2001 में इस जॉइंट एक्सरसाइज को वरुण नाम दिया गया था। गोवा से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स रविवार को खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास 5 दिन तक चले अभ्यास के दौरान किए गए संयुक्त अभियानों में भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में सैनिकों, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और एयरफोर्स के विमानों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास का मकसद अपने क्षेत्रों की अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का वैलिडेशन करना था। इसमें उभयचर लड़ाकू युद्धपोत, निगरानी प्लेटफॉर्म, समुद्र में हवाई हमले और जटिल युद्ध अभ्यास के बहुआयामी समुद्री ऑपरेशन शामिल किए गए। इस दौरान हवा से नौसेना के समुद्री कमांडोज का हवाई मार्ग से प्रवेश, सेना के विशेष बलों की एयर एंट्री, नौसेना का गन फायर सपोर्ट, जमीन, आकाश और जल से सैन्य बलों की लैंडिंग का अभ्यास किया गया। एमफेक्स अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। और अब आपको दिखाते हैं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र के जश्न की कुछ तस्वीरें। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हिंद के जवानों की ये शानदार कदमताल देखने को मिलेगी। ये सभी जवान कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करते नजर आएंगे। बीते कई दिनों से सेना के बैंड और मार्चिंग दस्ते यहां प्रैक्टिस में जुटे हैं। 26 जनवरी से पहले आज कर्तव्य पथ पर देश के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। देश की आन बान और शान की झांकियां
कर्तव्य पथ पर शौर्य का जय घोष। जमीन पर देश के जाबाजों का कदम ताक। आगे बढ़ती जवानों की ये टुकड़ियां। गर्मजोशी से भरा देशभक्ति की धुन। 7,517 किलोमीटर इंडियन कोस्टलाइन। आसमान में ये लड़ाकू विमानों की गूंज। देश के ये मतवाले इस फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीते 2 साल में कोरोना पाबंदियों के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर टेंशन नहीं है। ऐसे में इस बार देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने वाली है। ये तस्वीरें तो महज एक वानगी हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए जवान अपनी तैयारियों को और धार देने में जुटे हैं, ताकि 26 जनवरी के दिन गलती की कोई गुंजाइश न रहे। बीते साल सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब देश के गणतंत्र का जश्न कर्तव्य पथ पर मनाया जाएगा। चाहे घुड़सवार दस्ता हो या फिर महिला जवानों की टुकड़ी, जमीन पर सेना के जवानों का कदमताल हो या फिर आसमान में भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना। दिल्ली की सर्द सुबह में इनका जोश कितना हाई है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। सेना के बैंड की धुन जैसे ही वहां मौजूद लोगों के कानों में सुनाई दी, ऐसा लगा कि पूरा कर्तव्य पथ देश के जवानों के शौर्य को सलाम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जवानों का ये उत्साह से भरा मार्च देखने वालों को भी जोश से भर देता है। बेशक ये गर्मजोशी बताती है कि इस बार का गणतंत्र दिवस उत्सव बेहद खास रहने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा और दुनिया को शांति का संदेश भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Now do notice the Rudra formation of the Indian Army consisting of about 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. Formation led by Colonel Rajendra Singh Jamwal. आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। संसद से लेकर बंगाल तक कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इस खास मौके पे मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसकी नींव अंडमान निकोबार में रखी गई। हर भारतीय उन्हें नमन कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक के एक मॉडल का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वीप का नामकरण किया। इस खास मौके पर एक शॉर्ट फिल्म के जरिए तमाम शहीदों को नमन किया गया। आज नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है।